हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली है उससे संबंधित ये वीडियो है। इसमें आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, सेट क्या होता है, इनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इनका जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, और इनका जो पेपर है वो कैसा आया था। साथ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देखेंगे, कट ऑफ कितना गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे। उसके बाद में उसका जो पेपर है वो कैसा आता है और आपको किन किन बुकों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने यहाँ पे सारी अलग अलग सोर्स से पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर हमें वीडियो में कमेंट में बता सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि एग्ज़ाम देना है तो कॉलेज में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आपको जाना है तो आपका पीजी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनका 55% के साथ में होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य कोई जो महिला वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पे 50% क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यानी कि पीजी में आपकी इतने परसेंटेज होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आप अगर अंतिम वर्ष में है पीजी के, यानी आपका जो फोर्थ सेमेस्टर यदि चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप नेट, सेट, जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो। बाकी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं दे सकते हो। तो इसकी जो अभी लास्ट डेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई के पहले पहले आपका लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी बात करते हैं कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। देखिए, ये दोनों एक ही होता है। इसमें आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना रहता है। जो नेट की जो परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पर होती है, इसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहा जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो सेट होता है ये अलग अलग राज्यों के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसे कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा। तो ये जो जेआरएफ होता है ये होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब इसमें ये रहता है कि जो मेरिट में जो व्यक्ति आते हैं, जो नेट का एग्जाम देते हैं, ये दोनों का साथ में ही आपका अप्लाई होता है, नेट और जेआरएफ। यानी जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो जेआरएफ कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको। तो 5 साल में लगभग आपको 25 लाख रुपए यहाँ पे मिलते हैं। और देखिए, ये यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे किसी किसी राज्य में सिलेट नाम से भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एमपीपीएससी के द्वारा यहाँ पे आयोजित होता है। और अभी आप देखोगे कि जो नेट है ये साल में 2 बार होता है, जनवरी से जुलाई के बीच में होता है। और ये जो एमपीपीएससी का है ये कोई निश्चित नहीं है, ये आपका कभी भी हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर 2018 में, 17 में हुआ था और अब ये 2023 में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसके जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं। इसकी जो अभी 17 जनवरी लास्ट डेट थी, तो अभी इसका अब जुलाई में होगा नेट का एग्ज़ाम। और जो अभी एमपीपीएससी का है इसकी अभी डेट है 27 जनवरी से लेकर आप 26 फरवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा की बात करते हैं तो इसकी जो परीक्षा है वो 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होने वाली है, जो कि ऑनलाइन होती है ना। नेट की परीक्षा कैसी होती है, ऑनलाइन होती है। और जो आपका एमपीपीएससी का जो सेट का जो एग्ज़ाम है ये 4 जून को होगा, और वो भी ऑफलाइन पद्धति, यानी कि आपका ओएमआर पर होगा। इसमें आयु की सीमा आप देखोगे तो नेट के लिए कोई भी आयु सीमा यहाँ पे नहीं है। जेआरएफ के लिए यहाँ पे आयु की बाध्यता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके यहाँ पर जो लास्ट है वो 30 ईयर है, यानी कि 30 साल तक आप दे सकते हो। उसके नेट तो आप दे ही सकते हो, बाकी जेआरएफ का ऐसा है कि 30 साल तक ही आप दे सकते हो। क्योंकि अगर जैसे कि जेआरएफ का भी आपको आगे और बता देंगे। और ओबीसी, एससी, एसटी या महिला वर्ग में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर 35 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुल विषय की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपके 82 विषय होते हैं, 82 विषय यहाँ पे होते हैं। और जो आपका एमपी सेट होता है इसमें 36 विषय होते हैं। तो आपको एमपी सेट का भी ध्यान रखना है। इसमें भी कोई आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सेट का एग्जाम दे सकता है। बाकी आपका जो पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर लास्ट ईयर होना चाहिए। उसके बाद में फीस की बात करते हैं तो फीस का देखिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं 1000 रुपये इनके लगते हैं नेट का एग्जाम देने के लिए। ओबीसी के लिए आपके यहाँ पे 500 लगते हैं। एससी, एसटी या फिर अदर में कोई है तो उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपका जो टोटल है यहाँ पे सेट का जो होता है जो एमपीपीएससी के द्वारा जो सेट आयोजित किया जाता है जिसे एमपी सेट कहा जाता है, इसमें टोटल आपके 36 विषय हैं। और जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पे फॉर्म की फीस लगती है।
अभी आपके 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य के लिए 250 रुपये लगते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर भी ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है। जिसका जो थ्योरी को अच्छे से पढ़ता है, जिसके कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे क्लियर रहते हैं, तो वो आराम से क्वालिफाई कर लेता है। तो उसकी स्ट्रेटजी भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर की। तो आपका जो इसका ये एक सर्टिफिकेट होता है, नेट भी एक सर्टिफिकेट होता है, एमपी सेट भी एक सर्टिफिकेट होता है। और तो इसमें ये आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। नेट का भी सेम वैसा ही रहता है और एमपी सेट का भी वैसा ही रहता है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी यहाँ पे अंतर नहीं है। तो आपके इसमें भी 50 प्रश्न आते हैं। पेपर 1 में कितने आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक 2-2 अंक के, यानी कि आपका 100 अंक का रहता है पहला पेपर और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और लगभग आपको 40% मार्क्स से यहाँ पे लाने रहते हैं। 40% इसका लाना रहता है, यानी कि 100 में से लगभग आपको 40 नंबर तो आने चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए। और अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनके लिए यहाँ पे 35% आपको अंक लेके आना पड़ता है। दोनों पेपर में आपको अलग-अलग अंक यहाँ पे लेके आना पड़ता है। जो पेपर नंबर 1 रहता है, सभी के लिए अनिवार्य रहता है, सभी के लिए एक जैसा रहता है। इसका भी आपको सिलेबस भी बता देंगे। और पेपर जो 2 है, पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और ये 200 अंक के रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 अंक का रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है और इसमें भी लगभग आपको कितने 40% मार्क्स से लेके आने रहते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे लगभग कितने पेपर 2 में लगभग 80 नंबर आपको आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी जो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 35%। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि ये आपका ऐच्छिक विषय है। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि पीजी है, पीजी में मान लो किसी का पॉलिटिकल साइंस से है, तो यहाँ उसका जो पूरे यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आएँगे पूरे पॉलिटिकल साइंस से आएँगे। अगर किसी का हिंदी है, हिंदी साहित्य है, तो हिंदी से आएँगे। किसी का अन्य कोई विषय है, जैसे मान लो कि किसी का समाजशास्त्र है हुआ और भी अन्य जो भी जितने भी विषय होते हैं, तो ये जो पेपर नंबर 2 होता है, ये आपका कैसा रहता है? आपका विषय से संबंधित रहता है। तो दोस्तों अगर कोई नेट और सेट अगर क्लियर कर लेता है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स इसमें लेके आता है, तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी निकल जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं आती। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही क्वेश्चन, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उसमें भी 2 पेपर होते हैं और फर्स्ट पेपर आपका कैसा रहता है? ऐसा रहता है फर्स्ट पेपर में कि सभी के लिए अनिवार्य जैसा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि आपके जो कुल प्रश्न हैं 150 हो जाते हैं। कुल आपके अंक कितने हो जाते हैं? 300 हो जाते हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, दोनों पेपर साथ में दे दिए जाते हैं और आपका 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के छात्रों को लाना रहता है और अदर कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी में 35% आपको मार्क्स ये लेके आना पड़ता है। और 120 अंक लेके आना कंपल्सरी है, यानी कि टोटल आपके 120 तो आना चाहिए। इसमें आप केवल पास नहीं कहलाओगे और जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। यानी कि 120 अंक तो आपको आने चाहिए। अदर कैटेगरी में आपको 105 अंक तो आना ही चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। फिर भी आपको बता देते हैं कि जैसे नेट और सेट का जो कट ऑफ है दोस्तों, अभी आपको कट ऑफ भी बताएँगे, अभी थोड़ा-सा यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस भी बताएँगे। तो देखिए कट ऑफ क्या रहता है, 55 से लेकर तो 60% के बीच में ही हमेशा कट ऑफ जाता है। भले ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी क्या है जो थ्योरी है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा-सा क्या है टफ पड़ता है। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़नी रहती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। और इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आप जैसे अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ये जो नेट और सेट है वो क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पेपर नंबर 1 रहता है उसमें क्या है लगभग इसी प्रकार का सिलेबस रहता है। मैथ, रीज़निंग और शिक्षण अभिव्यक्ति, शोध अभिव्यक्ति, इस प्रकार के कुछ टॉपिक रहते हैं जो आपके आसानी से बन जाते हैं। टोटल इसमें 10 टॉपिक रहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको टफ नहीं पड़ेगा और जो एमपीपीएससी की तैयारी करता है उन्हें तो नेट और सेट का एग्ज़ाम देना ही चाहिए, क्योंकि उनका आसानी से क्लियर हो जाता है। और देखिए जैसे आपको लगभग इसमें क्या रहता है कि हर साल जितने लोग अप्लाई करते हैं उसका लगभग 6% लोगों को यहाँ पे क्वालिफ़ाई किया जाता है। तो यानी जितने लोग अप्लाई करते हैं उसका 6%, जैसे हम मान के चलते हैं कि 100 लोगों ने इसमें अप्लाई किया नेट के एग्ज़ाम में, तो इसका लगभग कितना 6% यहाँ पे पास किए जाते हैं। इसी प्रकार से एमपी सेट में भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मात्र एक सर्टिफ़िकेट ये आपको बता ही दिया है।
ये इसलिए होता है ताकि आपको या तो आप नेट कर लो या पीएचडी कर लो, तो दोनों बराबर यहाँ पे वैल्यू रखती है कि या तो आपने पीएचडी करा हो, अगर आपको पीएचडी में 3 से 4 साल नहीं देना है तो आप सिंपल सा नेट की तैयारी करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, या फिर अतिथि में आप चाहें तो किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो। फिर भी आपको अच्छे यहाँ पे कम से कम आप मान के चलो कि लगभग 20 से 25 हज़ार आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है, फिर भी अतिथि विद्वान में भी आप पढ़ाते हो तो। अगर आपका नेट क्लियर करके आप गए हो तो उसमें आपके लिए कोई भी अगर आपको जैसे कि मान लो नेट क्लियर है आपका और किसी कॉलेज में वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ पढ़ाने जाते हो, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। सिंपल सा आपको आपका जो पीजी है, पीजी में जितने परसेंटेज है, स्नातक में आपके ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज है, नेट का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लगाओगे तो आपके वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और नेट वालों को प्राथमिकता दी जाती है, ये चीज़ें हैं। और जब जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो। ये तो बहुत ही ये काम की चीज़ है, देना चाहिए। अब जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ का थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि देखिए जैसे कि आपको नेट और सेट का अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। नहीं, नेट और जेआरएफ का, सॉरी, नेट और जेआरएफ का अलग अलग नहीं। आप जब अप्लाई करने जाते हो तो आप वहाँ पे जेआरएफ भी टिक कर सकते हो। तो जेआरएफ में ये रहता है कि यदि आप मेरिट में आते हो तो मेरिट जो आपका जो पेपर नंबर फर्स्ट रहता है दोस्तों, ये पेपर नंबर फर्स्ट रहता है क्योंकि इसमें मल्टी डायमेंशन चीज़ें रहती है, 10 यूनिट इसमें रहती है, सभी यूनिट से 5-5 आपके प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है टफ हो जाता है। इसलिए क्या है, इस पे आपका जेआरएफ काउंट होता है, जो पेपर नंबर 1 में जो अच्छा स्कोर करता है तो उसको यहाँ पे जेआरएफ में मतलब कि उसका जेआरएफ माना जाता है कि इसका जेआरएफ क्लियर है। तो देखिए ये हो गया आपका कि जो मेरिट में आते हैं वो जेआरएफ में चले जाते हैं। तो जेआरएफ में यदि आप चले गए तो समझ लो कि आपका नेट भी क्लियर है और जेआरएफ भी क्लियर है, यानी कि आप कहीं सहायक प्राध्यापक या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वहाँ तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप मेरिट में आए हो। और साथ में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप अगर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि पीएचडी करते हो, तो पीएचडी में जैसे कि मान लो कि 5 साल तक यदि आप पीएचडी करते हो तो 3 साल के तो आपकी जूनियर उसमें रहती है ना, जूनियर, और उसके बाद में यहाँ पे 2 साल के लिए सीनियर में रहती है। तो इसमें यह है कि 5 साल तक आपको क्या मिलते हैं, लगभग 25 लाख रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है। तो जूनियर फेलोशिप 3 साल तक और 2 साल तक आपको सीनियर फेलोशिप यहाँ पे मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक इसकी एक कंडीशन ये है कि आपको जेआरएफ जैसे मान लो आपका इस साल क्लियर हो गया, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है वही विद्यालय किसी प्राइवेट विद्यालय में आपको नहीं मिलेगी, ये विश्वविद्यालय में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही आपको पीएचडी करना पड़ेगा। और देखिए पीएचडी यदि आप कर लेते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लग जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हमने सब आपको बता दी हैं। अब आपको क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपको नेट सेट इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका लगभग कट ऑफ क्या जाता है और इसका जो थोड़ा सा सिलेबस आपको बता देते हैं, या फिर आपको पहले सहायक प्राध्यापक का बता देते हैं, उसके बाद में आपको फिर ये चीज़ें बता देंगे साथ में सारी। अब आपका मान लो नेट हो गया है क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि जो आप सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यदि बनना चाहते हो तो देखिए इसके ये क्या है, अलग अलग राज्यों में होता है, अलग अलग राज्यों में जो जहाँ भी वैकेंसीज खाली रहती हैं तो एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जैसे कि अभी एमपीपीएससी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराने वाला है। तो इसके लिए क्या योग्यता है, इसके लिए देखो पहली योग्यता तो ये है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अंतिम वर्ष के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर इसमें भी एक कंडीशन है। यदि आपका मान लो अभी जिसका 4th सेम चल रहा है तो उसका यहाँ अप्रैल में अभी एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद में एक 1-1.5 महीने में, यानी कि लास्ट ईयर का तो बहुत जल्दी यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। तो इसकी जो लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई के पहले आपका यदि रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपका आ ही जाएगा इतने दिन में। अभी अप्रैल मई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जिनका क्लियर है पीजी तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और कंडीशन है कि 55% के साथ में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि पीजी में आपके 55% तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पे पीजी में भी अच्छे से पढ़ाई करना है। और देखिए नेट सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर है तो आपको सेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सेट क्लियर है तो केवल आप एमपी में ही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो यहीं अप्लाई कर सकते हो, अदर राज्य में नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अदर राज्य के जो कैंडिडेट है अगर उनका नेट क्लियर है तो वो यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी अगर उन्होंने जैसे राजस्थान में सिलेट नाम से होता है तो वहाँ का अगर करके रखा है तो वो यहाँ पे एमपी में अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सिंपल सा ये है कहना कि जो नेट है ये सभी जगह, अगर नेट आपका क्लियर है तो आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। अन्य राज्यों के सेट यहाँ पर नहीं चलेंगे। और दोनों में से कोई एक चीज़, कैसे, जैसे कि या तो आपकी पीएचडी हो या फिर नेट हो। यदि आप पीएचडी में 3 से 4 साल नहीं देना चाहते हो तो आप सिंपल सा नेट की तैयारी करके, साल में 2 बार होता है, तो आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी करके फर्स्ट बार में निकाल सकते हो, तो 3 से 4 साल आपके वहाँ पे बच जाएँगे। या फिर आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। और अगर आप जेआरएफ भी क्लियर कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते हैं, यानी कि फेलोशिप मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो और आपका अदर वर्क भी कर सकते हो, ये चीज़ें रहती हैं। और देखिए आयु की गणना यहाँ पे 21 से 40 वर्ष रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग है इनके लिए यहाँ पे 43 वर्ष रहती है। आवेदन इसके कब से प्रारंभ होंगे, तो इसके आवेदन होंगे 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। जिसका पीजी कंप्लीट है, नेट सेट क्लियर है, तो वो बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। और 31 जुलाई अभी इसकी डेट बढ़ा दी गई है ना। तो आप पुराना जो नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी गलत डेट देखने को मिलेगी, तो ये अभी इसकी अपडेटेड डेट है 31 जुलाई 2023। और इसका जो एग्ज़ाम है जस्ट इसके 1 महीने बाद है। और देखिए इसमें क्या है, अभी इसका जो डिटेल सिलेबस और इसमें किस प्रकार से इसके जो चयन प्रक्रिया रहेगी, चयन प्रक्रिया तो पता है, बाकी इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपीपीएससी का, तो ये अभी आपको जल्दी ही देखने को साइट पे मिल जाएगा। बाकी जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार से हुआ था कि जो पेपर 1 और 2 हुआ था, जैसे पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य रहता है, इसमें 100 प्रश्न रहते हैं, 200 अंक का ये रहता है। और पेपर नंबर 2 इसमें भी 100 प्रश्न रहते हैं और ये 200 अंक का रहता है, लगभग यहाँ पे 400 अंक का रहता है। इसमें भी यही फार्मूला आपका यूज़ होता है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं इनके लिए 40% पासिंग मार्क्स रहता है, यानी कि ये न्यूनतम है, इतने तो आपको आना ही चाहिए 40%। और उसके बाद में जो अदर कैटेगरी में आपके महिला वर्ग हो गया है, एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी हैं, इनको 30% मार्क्स आना चाहिए, ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। उसके बाद में ऑफलाइन होता है ये आपका, और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। 3 गुना इसमें पास किए जाते हैं, जितनी पोस्ट आती है उसका 3 गुना यहाँ पे पास किए जाते हैं। उसके बाद में एक आपका साक्षात्कार होता है। तो अभी जो 2017 और 18 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। बाकी इस बार सुनने में आ रहा है कि आपका साक्षात्कार भी होगा, तो अभी जल्द ही आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप अपडेट रहिए, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अतिथि विद्वान के तौर पर यदि आप किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा 20 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। पर देखिए इस प्रकार से रहता है कि कालखंड के अनुसार रहता है। जैसे कि एक शैक्षणिक सत्र रहता है, जैसे कि 2023 और 24 अभी चलेगा। तो कोई अगर 1 साल पहले से पढ़ा रहा है तो उसके कितने शैक्षणिक सत्र हो चुके हैं और उसमें वो कितने दिन तक वहाँ पे उपस्थित रहा है, उसके अनुसार से यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक आपके प्रेज़ेंट हैं, इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं, तो आपको 4-4 अंक मिलते हैं। यानी जो काफ़ी लंबे समय से अतिथि विद्वान हैं, तो उनको यहाँ पे इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलता है, तो 20 नंबर आपके इसमें ऐड होते हैं फिर लास्ट में। तो इसी प्रकार से आपका कुल कितना 470 अंक यहाँ पे बनते हैं। 400 का पेपर हो गया है, 50 का साक्षात्कार हो गया है और 20 नंबर का आपका अतिथि विद्वान का हो गया है। अगर कोई अतिथि विद्वान में नहीं है, तो उसको यहाँ पे फिर ये 20 नंबर का यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। और इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ये मान के चलो कि आपको जो डीसी, डीएसपी है, इससे ज़्यादा इसका ग्रेड पे है, इससे ज़्यादा इसकी सैलरी है, ठीक है? तो ये स 57,700 से लेकर आपकी 1,42,400 तक इसकी सैलरी जो है वो निकल जाती है। और अन्य चीज़ें, अन्य सुविधाओं का भी आपको यहाँ पे लाभ मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए ये टीचिंग लाइन है, तो इसमें बहुत ही शानदार यहाँ पे ये जॉब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें यहाँ नोट करके लिखा है कि जैसे 2018 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें 3,422 यहाँ पे पद थे। और लगभग देखिए कट ऑफ आपको बता देंगे, उसमें क्या है, जैसे कट ऑफ अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ जाता है, फिर भी हमने यहाँ पे एक थोड़ा-सा एवरेज टाइप से निकाल लिया है कि आपको कितने लगभग मार्क्स लेके आना चाहिए। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलो आप 340 तक के आपको आना ही चाहिए। किसी-किसी सब्जेक्ट का कम भी जाता है, ओबीसी में आप देखोगे तो 320 तक आपको आना ही चाहिए, एसटी, एससी या फिर अन्य कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 300 मार्क्स तो आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है। और अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है अभी जल्द ही आपका आयोग की साइट पे देखने को मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको अपडेट हम दे देंगे। और हम यहाँ पे अब चर्चा करते हैं क्या?
थोड़ा सा देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये अभी आप देखोगे कि 31 जुलाई तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर 2023 में ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो सेट है इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं। देखिए, नेट और सेट की एक जैसी ही स्ट्रेटजी रहती है। इसका सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, ओल्ड पेपर देखना है। ओल्ड पेपर में ध्यान रखना है, इसके जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और उसके बाद में आपका जो पेपर नंबर 1 है, इसके लिए आप केवीएस मदान की यहाँ पे बुक ले सकते हो। केवीएस मदान जिसमें आपकी 10 यूनिट है, पूरी 10 यूनिट कंप्लीट की गई है। चाहे तो आप अरिहंत की ले सकते हो, पर जो सबसे ज़्यादा जो अभी पढ़ते हैं जो, वो केवीएस मदान का यहाँ पे सही बताते हैं। और पेपर 2 के लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो। और एमपीपीएससी वालों के लिए ये है कि आपके कुछ कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो आपको एमपीपीएससी मेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वो अभी आपको पॉलिटिकल साइंस में भी मैं बताऊंगा कि उसमें अधिकतर जो जैसे कि लोक प्रशासन हुआ है, उसके बाद में आप देखोगे कि जो हमारे जो राजनीतिक चिंतन वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आप ये कर सकते हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी 10-10 यूनिट है, प्रत्येक विषय में। तो 10 यूनिट में से कोई भी आप 5 यूनिट तो आपकी मेंस में ही तैयार हो गई। जो आप मेंस का जो आप पढ़ रहे हो उसी में आपके तैयार हो गई है। तो ऐसा ही सब सब्जेक्ट वालों को कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़ायदा मिल ही जाता है, क्योंकि आप इधर अन्य एग्जाम की जो तैयारी करते हो तो उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 5 से 7 यूनिट भी आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बढ़िया से यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद में रणनीति क्या है कि सिलेक्टेड चीज़ें ही आप पढ़ें इसमें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ज़्यादा विस्तृत नहीं है, सीमित है। पर इसमें क्या है, जैसे कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको एमसीक्यू ज़्यादा लगाना पड़ता है। पुराने जो क्वेश्चन हैं रिपीट तो बहुत कम यहाँ पर होते हैं। थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। जो आपकी जो मेन टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उस पे आपको पकड़ बना के रखनी पड़ती है इसमें। आपका सिंपल सा ऐसा वन लाइनर फैक्ट पढ़ के इसमें काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या मास्टर डिग्री करके आए हो। आपको सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप जाने वाले हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो भी सिलेबस की जो लाइन लिखी है उसका आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आपको ऐसा रट्टा मार की तरह यहाँ पे पढ़ना है। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छे अंक लेके आना है तो। तो अगर किसी को अगर थ्योरी पढ़ने में, समझने में और समझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आपको बता दिया है। सहायक प्राध्यापक का थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। देखिए, अभी इसका सिलेबस वापस से अभी आने वाला है। अभी तो केवल यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं, तो आपको 10 से 12 दिन में आपका इसको भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। पर लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, वो इस प्रकार से हुआ था। जो आपका पेपर नंबर 1 है, उसमें एमपी जीके पूछा था, एनवायरनमेंट पूछा था, और आपका जो ये क्या है, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, इस प्रकार के कुछ टॉपिक रहते हैं। शिक्षण अभिव्यक्ति, उच्च शिक्षा नाम से भी कुछ टॉपिक रहते हैं। डेवलपमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और कंप्यूटर के कुछ कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे संबंधित आपका एक पेपर हुआ था। और उसके बाद में आपका जो है पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज हुआ था। तो लगभग इसके 100 यहाँ पे प्रश्न थे, इसके भी यहाँ पे 100 प्रश्न थे, इस प्रकार से हुआ था। और 50 नंबर का आपका क्या हुआ था, साक्षात्कार हुआ था। तो ये हमने सारी आपको जानकारी दे दी है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। जिसका नेट सेट क्लियर हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उसके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीज़ वो पढ़ता है वही सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। थोड़ा-सा आपको जो इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें केवल ये जो पेपर नंबर 1 है, इसमें थोड़ा-सा एमपीजी के एनवायरनमेंट वगैरह ये चीज़ें आपको अलग से पढ़ना पड़ती है। अब सारी चीज़ें आपको बता देते हैं कि जो सेट है उसका सिलेबस क्या है, उसका कट ऑफ कितना गया था, नेट का कितना जाता है, उसके बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको बताएँगे। थोड़ा-सा यहाँ पे वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जा दोस्तों, ये आपका पेपर नंबर 1 है। जो सेट या नेट का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों का सिलेबस सेम ही है, ये आपको बता दिया है। ये जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में हमने प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए, ये आपके इसमें लगभग कितने प्रश्न आते हैं, लगभग 50 प्रश्न आते हैं, और आपके 2-2 अंक के रहते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल आती है 10 यूनिट, और देखिए इसी प्रकार से क्या है, जेआरएफ का भी रहता है। तो ये इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशन चीज़ें हैं। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्या थोड़ा-सा ये टफ हो जाता है, इसलिए क्या है, ये पेपर नंबर 1 में ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता है, और जो अच्छा स्कोर कर लेता है उसका जेआरएफ यहाँ पे क्वालीफाई माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जो आपकी इसमें यूनिट है वो है शिक्षण अभिव्यक्ति की है। इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। शोध अभिव्यक्ति है, बोध है, और फिर देखोगे आप संप्रेषण है, फिर गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और युक्ति युक्त तर्क है, आंकड़ों की व्याख्या है, इसमें भी थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें आ जाती है। और आपका ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, और
जो 9वीं आपकी यूनिट है ये लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित है, और जो 10वीं है आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। प्रत्येक यहाँ पे आपके प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न आते हैं, 2-2 अंक के रहते हैं, ये आपको बता दिया है। और इसके लिए आप के वी एस मदान की यहाँ पे बुक ले सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इससे आपका पूरा ये पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, और सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग चीज़ें लेना पड़ते हैं। अभी आपको और चीज़ें बता देते हैं, कट ऑफ वगैरह। एमपीपीएससी के द्वारा जो 2018 में जो सेट आयोजित हुआ था, उसका थोड़ा सा आपको कट ऑफ बता देते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप ये पीडीएफ में देख सकते हो, जो कि ग्रुप में हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिकल साइंसेस का ही देख लेते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार से कट ऑफ दिया है। जो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे दिया है, इसमें ये दिया है कि कितने लोगों ने पास किया है, कितने अभ्यर्थियों ने ये क्वालिफाई किया है सेट का एग्जाम। और जो सी नंबर पे दिया है दोस्तों, ये आपका कट ऑफ दिया है। जैसे यूआर में देखोगे तो 180 गया था आपका ओपन और महिला में। इसी प्रकार से ओबीसी में देखोगे तो 172 गया था। एससी कैटेगरी में आप देखोगे तो 158 गया था। एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो 146 आपका कट ऑफ गया था। इसी प्रकार से आप दिव्यांगजन का भी यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप अलग अलग हिंदी का, भूगोल का, इतिहास का अलग अलग यहाँ पे बिल्कुल कैटेगरी वाइज देख सकते हो। यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इस प्रकार से सारी कैटेगरी वाइज, और ओपन में और महिला में आप इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। जैसे हमने आपको क्या बताया है कि लगभग 55% से लेकर 60% तक ये जो नेट होता है, ये सेट होता है, इसका कट ऑफ जाता है दोनों पेपर के मिलाकर। तो जैसे कि मान लो आपका पहला पेपर कितने का होता है, 50 आपके क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर का आपका ये होता है। दूसरा पेपर कितने का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐच्छिक विषय रहता है, और 200 नंबर का रहता है। तो ये आपके लगभग 300 नंबर रहते हैं। इसमें से आपको लगभग कितने जनरल कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे 40%, और जो अन्य कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी या एसटी हुआ, तो उनको यहाँ पे 35% अंक लेके आना रहता है। तो ये क्या है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहते हैं। बाकी आपका जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से रहता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अन्य किसी सब्जेक्ट का देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे राजनीति विज्ञान का, तो राजनीति विज्ञान का आप यहाँ पे यूआर में देखोगे तो 208 यहाँ पे गया था। कितने में से, ये 300 मार्क्स में से आपके ये यहाँ पे नंबर है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे, ये आपका 208 और 206 हो गया है, ये आपका ओबीसी का हो गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका एससी का कट ऑफ हो गया है 184 और 164। इसी प्रकार से ये आपका एसटी का दोस्तों कट ऑफ हो गया है 154। तो दोस्तों ये कितने में से हैं, ये 300 नंबर में से हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आपका ये क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको नेट का देखना है तो नेट का भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये आपको, दोस्तों नेट का भी आपको कट ऑफ बता देते हैं। ये 2020 का हमने कट ऑफ यहाँ पे बता रहे हैं आपको, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इधर जेआरएफ का है। जैसे इकोनॉमिक का ही देख लेते हैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप पूरे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। यूआर का हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 62.67 ये कट ऑफ गया है, और 933 यहाँ पे अभ्यर्थी ने क्लियर किया था। उसी प्रकार से जेआरएफ का देखोगे तो लगभग 70% गया है, और 108 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे। तो जेआरएफ बहुत कम लोगों का निकलता है, ये आपको बताया था, जो मेरिट में आते हैं। तो जेआरएफ का हल्का सा यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे देख सकते हो, ओबीसी का देख सकते हो, एससी के हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए एससी में लगभग आपका 50.67 यहाँ पे परसेंटेज। और दोस्तों ये यहाँ पे परसेंटेज बता रहे हैं, ना कि आपके यहाँ पे मार्क्स बता रहे हैं। तो ये परसेंटेज है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि लगभग 55% से 60% के बीच में ही ये कट ऑफ रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे, जो एससी में यहाँ पे ये 332 यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे 60.67 ये कट ऑफ गया था किसका, जेआरएफ का। और इसमें यहाँ पे 32 जो अभ्यर्थी हैं इनका जेआरएफ क्लियर हुआ था। इसी प्रकार से आप एसटी में देखोगे तो यहाँ पे 49.33%। तो ये परसेंटेज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा देख सकते हो, जेआरएफ यहाँ पे 58.67% पे हुआ था। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज बिल्कुल आप यहाँ पे ये पूरा कट ऑफ देख सकते हो। तो लगभग आपको ये रखना है कि आपके 55% से 60% के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए, तो आपका नेट और सेट क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अब असिस्टेंट प्रोफेसर का बता देते हैं कि कट ऑफ क्या गया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का बता देते हैं, जो एमपीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। तो आप यहाँ पर देखोगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि सहायक प्राध्यापक हिंदी का है ये,
तो इसमें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ये जाता है। जैसे आप यहाँ पे यूआर की बात करोगे ओपन में, तो यहाँ पे 386 ये इसका कट ऑफ गया था दोस्तों। ये कितने में से है, 450 में से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 450 में से ये टोटल कट ऑफ है। उसके बाद में आप यूआर फीमेल का देखोगे तो 384 हो गया है। उसके बाद में ओबीसी का देखोगे तो 366, एससी का आप देखोगे तो 352, और ओबीसी फीमेल का देखोगे तो 367। इसी प्रकार से हम एससी फीमेल का बात करते हैं तो 356 इनका यहाँ पे ये कट ऑफ गया था। इसी प्रकार से एसटी का कट ऑफ हम देखेंगे यहाँ पर, तो एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पे 218 ये गया था दोस्तों। ये 400 कितने में से है, 450 में से है, और जो अतिथि विद्वान रहते हैं उनको 20 नंबर का यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से जो कट ऑफ है ये जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और दोस्तों पहले ही आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाता है, तो किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा भी जा सकता है, किसी सब्जेक्ट का कम भी जा सकता है। तो अभी आप देखोगे लगभग यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 1600 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में लगभग आपके यहाँ पे 118 पोस्ट है। इसी प्रकार से हिंदी में देखोगे तो उसका भी आपका एक वीडियो बना देंगे। तो हिंदी में लगभग आपके कितने यहाँ पे पोस्ट हैं, तो दोस्तों हिंदी में आपकी लगभग 120 के करीब में यहाँ पे पोस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है कट ऑफ जाता है। और दोस्तों जो पेपर है, इनका पेपर पैटर्न कैसा रहता है वो आपको थोड़ा सा बता देंगे। और आपको अभी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हुए भी आपके जो कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें मेल खाते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो उससे भी आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर पीजी में किसी का अगर पॉलिटिकल साइंस है जिसका जो दूसरा पेपर होता है, पहला पेपर तो सभी के लिए एक जैसा होता है, तो लगभग आपके 100 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो देखिए ये आपकी जो यूनिट है वो आप जो एमपीपीएससी में जो पढ़ते हो वही लगभग ये यूनिटें हैं। तो आपको थोड़ा सा जो राजनीतिक सिद्धांत है ये थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके जो राजनीतिक चिंतन है इसमें भी जैसे प्लेटो हुआ, अरस्तू हुआ, तो इस प्रकार के जो 2 से 3 हैं ये आपको मिल जाएंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी आपको यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे आपका जो मेंस का सिलेबस है उसी में से चीज़ें मिल जाएगी। तो आप 5 से 7 यूनिट तो इसी प्रकार से यहाँ पे तैयार कर सकते हो। और जो आपने कॉलेज में जो पढ़ा है उसी के अनुसार पूरे सब्जेक्ट उसी के अनुसार रहेंगे। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का बताया है, आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। उसी प्रकार से आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, और भारत की विदेश नीति है। और देखिए आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें यहाँ पे काम में आएगी। यहाँ पे भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, ये आप पढ़ते ही हो, तो ये आपकी यूनिट तो समझो तैयारी है। उसके बाद में भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो ये राजनीतिक प्रक्रियाएं वाला जो टॉपिक है ये अलग से। लोक प्रशासन आप मेंस में पढ़ ही रहे हो, तो ये आपको यहाँ पे काम में आ जाएगी, यूनिट नंबर 9। और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, इससे संबंधित तो कुछ कुछ यूनिट जो अलग अलग हैं दोस्तों। तो टोटल आपकी यहाँ पे 10 यूनिट है। तो आपका जो पेपर नंबर 1 होगा सेट में, उसमें भी लगभग आपका 10 यूनिट है। पेपर नंबर 2 होगा तो ये अलग अलग सबका सब्जेक्ट वाइज होगा, इसमें भी आपकी 10 यूनिट है। तो कोई भी आप इनमें से ऐसा कर सकते हो कि इसमें भी 5 से 7 यूनिट अच्छे से तैयार कर सकते हो, इसमें भी 5 से 7 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, बाकी आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 5 से 7 यूनिट भी अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और नेट सेट का एग्जाम है वो भी आराम से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों यही है रणनीति। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने पूरी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है ग्रुप में। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अन्य जो थोड़ा सा आपको पेपर भी बता देते हैं कि इसका जो पेपर है लगभग कैसा आता है, तो थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाए। तो दोस्तों ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था एमपीपीएससी के द्वारा जो 2017 में, तो ये हिंदी का है। देखिए यहाँ पे हमें सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर नहीं मिले हैं, तो जिन जिन सब्जेक्ट के मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न समझ में आएगा कि किस प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी की जो लिपि है क्या कहलाती है, देवनागरी। उसके बाद में बघेली बोली का जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं, तो आप देख सकते हो। और बाकी ये जो पेपर है वो पूरे आपको हम वहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे रचनाओं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो इसी प्रकार से आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, तो उससे ही संबंधित आते हैं यहाँ पे सारे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है, और सुकुल की बीवी की रचना क्या थी, तो आपको वहाँ पे अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें रचनाएं भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हैं। तो आप देखोगे लगभग आपके ये यहाँ पे 150 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये
150 नहीं, ये आपके यहाँ पे कितने हैं, 200 यहाँ पे प्रश्न है। जैसा हमने आपको बताया था कि आपका पेपर नंबर 1 में 100 प्रश्न आते हैं और उसके बाद में फिर पेपर नंबर 2 में 100 प्रश्न। तो दोस्तों ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था 2017 में, तो उसका यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं। और अभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो अभी आयोग की साइट पे जल्दी ही आ जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों अन्य कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई हो तो आप बता सकते हो। बाकी ये जितने भी पेपर हैं तो इनको पूरा डाउनलोड करके आपको पूरा यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सारे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ आपको बता देंगे।